वेलकम ऑनलाइन वालों, आप भी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका टॉपिक लास्ट क्लास में चल रहा था, वन ऑफ द इजी एंड नंबर गिविंग टॉपिक 11, दैट वाज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया। बैच DI 3 and 4 28। ठीक है, 28 है आज। Okay. हाँ जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था याद है क्या? अब थोड़ी देर मेरे साथ आपकी लाइफ के कुछ आवर्स में लेना चाहूंगा, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया की। इस अटेम्प्ट में जो ये अटेम्प्ट हुआ है, इसमें इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का? एक डायरेक्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, वो था ऑब्जेक्टिव। जनरली इंस्टीट्यूट 5 मार्क्स का पूछता है, जनरली। ओकेजनली कितना पूछ ले कुछ पता नहीं है। समझ में आ रहा है? वो अलग बात, इंस्टीट्यूट बोल के रखा हुआ है इस चैप्टर में इतना पूछ सकता हूं, लेकिन जब चार्ज से ऐसा हुआ तो आंखें खुल गई। 15 भी आ सकता है एक चैप्टर से, छोटे चैप्टर से भी। इस पे भी इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में आपने सेकंड्स में सॉल्व कर दिया था, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो। वो इसी चैप्टर वो क्वेश्चन है, मैं बाद में जब वहां पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा वो क्वेश्चन। आपने ऑलरेडी उसको कर रखा है वैसे तो। मुझे ये बताओ, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये कौन सा चैप्टर है? कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर कौन सा है? आपकी बुक में नहीं पूछ रहा हूं, कोई बोले 11। मैं कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं? कितने शेड्यूल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं पूरे कंपनीज एक्ट में? जल्दी बताओ। ऑनलाइन वालों आप भी ट्राई करो। क्या लग रहा है? नहीं पता? शेड्यूल्स नहीं पता? कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स हैं। चैप्टर कितने हैं? एक ने 49 लिख दिया। अरे बेटा, 49 तो बहुत ज्यादा हो गया। 49 नहीं है। हाँ, कितने हैं? 29। अब 29 में से ये कौन सा चैप्टर नंबर है? 22। सेक्शन कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म होगा? यस, वहां से लेके फिर 393 कैपिटल ए तक। तो ये पूरी चैप्टर की कहानी थी। अब इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन से, जो हर एक स्टूडेंट को आई थिंक याद होगी इस समय। फॉरेन कंपनी मींस एक मिनट, फॉरेन कंपनी मींस बस कंपनी लिखा हुआ था, यही तो है। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी, ऑप्शन दो। अब रुको, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी एंड excludes cooperative society or any other which is notified by the CG। बट इन कंपनी तो इंक्लूड होगा ना, इसमें भी कंपनी इंक्लूड हो, बट डज नॉट इंक्लूड वो था, डज नॉट एक्सक्लूड कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी भी और फॉरेन। आगे अब डेफिनेशन कंप्लीट हो। फॉरेन कंपनी मींस a company
विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आगे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वेट, प्लेस ऑफ बिजनेस में वो एक लाइन मुझे सुननी है, उसको भी क्या माना जाएगा? हाँ, आगे बढ़ो। वन इट सेल्फ, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। वेट, इलेक्ट्रॉनिक मोड कितने टाइप्स के हैं? रूल्स में कितने दिए हुए हैं? फर्स्ट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स एंड ऑल, और लास्ट एनी अदर। अब जाके डेफिनेशन। सीट इधर आ जाओ, इधर नहीं खाली क्या कहीं? हाउसफुल हो गया? नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ जाओ ना, इधर देखो किसी के पास खाली हो तो। हाउसफुल हो गया? एक मिनट, इधर खाली है ना, इधर बैठ जाओ ना। वो दोनों जगह खाली है, इधर भी खाली है, खाली कहीं बैठ जाओ। वो सीट का था। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। हाँ जी, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब जब डेफिनेशन आपने कंप्लीट किया, आपको फॉरेन कंपनी पता होगी, अब आप चैप्टर 22 पे जाने के लिए एलिजिबल हो। चैप्टर 22 में आपने देखा सेक्शन 379 से स्टार्ट होगा। अच्छा, 379 बना क्यों, किस चीज के लिए बनाया गया है? हम ये चेक करेंगे इसको लगा के, क्या ये पूरा चैप्टर एप्लीकेबल होगा या पार्शियल होगा। पूरा कब होगा? जब इंडियन सिटीजन, या दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कितना होल्ड कर रहा हो एटलीस्ट, पेड अप इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर, पार्टली दोनों, कुछ भी हो सकता है, तब पूरा लगेगा। अदरवाइज 380 से 386 उधर ये रहेगा। दैट्स इट, टिक, आगे बढ़ो। 380 में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी। 4 हेडिंग्स क्या थी? क्या थी? हाँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें से ये जो 380 के कुछ मेन पॉइंट्स थे वो सुनना चाहूंगा। FC1 क्या है? कितने दिन में? FC2 ऑल्टरेशन कितने दिन में? 30 डेज में। ठीक है, और कुछ की इंफॉर्मेशंस देना पड़ेगा, सेक्रेटरी देना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आर्टिकल या मेमोरेंडम फॉरेन लैंग्वेज में है, ठीक है, और उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? यही होगा, कहीं भी रहो लेकिन रहेगा यही, है कि नहीं? आगे फिर कुछ सिंपल चीजें पड़ी थी, वो सिंपल वाली कौन बताएगा? डिस्प्ले वाला लाइन, डिस्प्ले याद है? फॉरेन कंपनी को डिस्प्ले वाले प्रोविजन, मेन मेन बातें क्या थी? पहले तो नेम वाला बता दो, नेम वाला बाहर लिखना पड़ेगा किस लैंग्वेज में, और लोकल। सेकंड, उसमें एक और पॉइंट था, डॉक्यूमेंट्स में किस लैंग्वेज में, सेकंड वाला। लायबिलिटी किस में लिखना होगा? इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। उधर डॉक्यूमेंट्स में कैसे जाएगा? बस, और भी कुछ था इसमें? नहीं। और क्या पढ़ा था? हाँ, किसको दिया? तो नोटिस अगर तो डीम्ड मान लिया, फॉरेन कंपनी को दे दिया। यस, नोटिस गिवन टू ऑथोराइज पर्सन, ब्रैकेट में इन इंडिया।
shall be deemed to be notice given to foreign company. These were the cases. और कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था सर। पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया क्या? आ गया ना? पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 100% आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो शुरू से इसको हम पैकअप करके चलेंगे कि इससे आ जाए बस, तुरंत क्वेश्चन देखा, छापना शुरू, लास्ट का क्वेश्चन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। देखो आपको बड़ा इजी लगेगा, मैंने आपको बताया फॉरेन कंपनी का चैप्टर आपको इजी इसलिए लगेगा, बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कुछ चैप्टर का रेफरेंस आएगा। जैसे कई जगह अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बात आएगी, जो चैप्टर 9 पढ़ा है आपने, उसमें ये बोला जाए फाइनेंशियल ईयर, पढ़ा है आप सबने फाइनेंशियल ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस फिर आगे आने वाला है। तो आपके लिए मतलब ऐसा लगेगा रिवीजन हो रहा है 2 चैप्टर का एक साथ। कभी कभी जब चार्ज की बात होगी फिर आपको कनेक्ट करोगे वहां से, प्रोस्पेक्टस की बात होगी तब आपको याद आएगा अच्छा वहां प्रोस्पेक्टस ये बात पढ़ी थी हमने। तो इसलिए ये इजी हो जाता है आने वाले प्रोविजन जो अब है, बच्चों वाले प्रोविजन बचे हुए हैं। एक प्रोविजन है जिसपे मैं फोकस करूंगा, बाकी सिंपल प्रोविजन है। अभी तो डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट्स में चलते हैं कि जो भी फॉरेन कंपनीज होंगी उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, ये आपने कल देखे सेक्शन 380 में। फिर उसके बाद 381 ये अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, क्या अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है तो क्या उसके अकाउंट्स ऑफ फॉरेन, जो अकाउंट्स मेंटेन करेगी इंडियन बिजनेस से रिलेटेड, लेट्स सी अमेजॉन है या नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग की डिटेल भेजनी पड़ेगी आपको, इंडियन आरओसी को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? सिर्फ किसके, फॉरेन का या इंडिया का सिर्फ पार्ट? अब अमेजॉन क्या है, अमेजॉन यूएस में भी है, पूरे वर्ल्ड में है, तो कौन से ऑपरेशन से रिलेटेड अमेजॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी? इंडियन कंटेक्स्ट के रिलेटेड, वही रिस्पॉन्सिबल है हम, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंडियन ऑपरेशंस, समझ में आ रहा है? तो इसकी अकाउंटिंग डिटेल या अकाउंट्स भेजने पड़ेंगे। क्या क्या चीजें हैं वो सुनो, यहां पे एक लाइन लिखी, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज इंक्लूडिंग हैविंग अटैच्ड देयर टू डॉक्यूमेंट्स एंड डिलीवर टू द कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार। ध्यान से सुनना, यहां पे कह रहा है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस कुछ अटैचमेंट बोल रहा है जो उसके साथ अलग से जाएगा अटैच होके, आगे आ रहा है अभी क्या जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। किसको भेजा जाएगा? रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। क्या भेजने चाह रहे हैं, क्या भेजा जाएगा? बैलेंस शीट प्लस पीएनएल और प्लस कुछ अटैचमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स अभी आ रहा है आगे, वो भी ऐड करके जाएगा, ठीक है? लेकिन ये याद रखना जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस। किससे रिलेटेड भेजेगा? सिर्फ इंडियन बिजनेस, जितना इंडिया में काम किया उससे रिलेटेड तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। और किसके हिसाब से? शेड्यूल 3 के हिसाब से, क्योंकि इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड तो शेड्यूल 3। चलो अब इसमें कह रहा है ईच फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग क्या क्या, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन से चैप्टर के हिसाब से चाहिए, ये पढ़ रखा आपने। जो इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो चैप्टर 9 के हिसाब से चाहिए, जैसे अकाउंट्स ऑफ कंपनी मेंटेन हो रही थी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल, उसके हिसाब से सारा इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड। और कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने पहले ही बता रखा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाए जाते हैं, तो वो सारी डिटेल्स अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरी क्लास को पहले से ही याद है फाइनेंशियल ईयर। बताओ किसको नहीं याद है फाइनेंशियल ईयर? कोई और फाइनेंशियल ईयर नहीं, वही जो चैप्टर 9 में पढ़ा अभी आपने। किसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर? कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सुनना है कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी। यस, क्या था वो लाइन? तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? फॉलोइंग ईयर। ठीक, आपने देखा होगा वहां पे भी नीचे प्रोवाइडेड दैट एक लाइन लिखी हुई थी,
अगर फॉरेन कंपनी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है क्या, डिफरेंट फाइनेंशियल फॉलो करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको अलाउ कर सकती। बस वही बात यहां कॉपी पेस्ट कर दी गई, इतना ही किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो ये एक प्रकार से देखा जाए क्या है, रिपीट प्रोविजन है। क्या है, रिपीट। इतना याद रखना कि वही सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया कुछ मॉडिफिकेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, ये फॉलो करना पड़ेगा, जनरल पॉइंट है, ये याद रखना, ये वाला। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉरेन कंपनी का इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो पहले किसमें ट्रांसलेशन करके भेजना पड़ेगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिपीट हो रहा है। अब यहां पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एवरी फॉरेन कंपनी शैल सेंड अ रजिस्ट्रार along with the documents required to be delivered to him or copy of list of prescribed forms or all places of business established in the country in India at a date with reference to balance sheet। कह रहा है एवरी फॉरेन कंपनी शैल फाइल रजिस्टर अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस में जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर क्या है याद, FC1, FC2, FC3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से फॉर्म में जाएंगे, FC3 में। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब कह रहा है इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इट्स फोर्थ वे गिव नोटिस। मान लो अगर कोई फॉरेन कंपनी है अब उस अपना बिजनेस ऑपरेशन बंद कर रही है, सीजेस टू बी ऑपरेट, तो उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे ही चली जाएगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहां पे सब लोग लिख लो इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऐसे लिख लेना, ऑब्जेक्टिव भी। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ कुछ अटैच करके जाएगा, वो यही है, तीन चीजें। इससे किसी भी अटेम्प्ट में आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, मैं अभी भी बता दे रहा हूं आपको, किसी भी अटेम्प्ट में आप इसको कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्टिव में आप देख लोगे, देख लेना आप क्या क्या इसके साथ अटैचमेंट जाएंगी, वो अलग डॉक्यूमेंट्स कौन से, ध्यान रखना। एक स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, दूसरा स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि तुमने इस साल कितना पैसा अपनी कंट्री में भेजा यहां से, उसकी डिटेल। तीसरा स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ फंड इंक्लूडिंग डिविडेंड, कि अगर तुमने डिविडेंड वगैरह इंडिया से भेजा है बाहर, कितना भेजा, इसकी भी डिटेल। तो वो तीन पॉइंट्स अलग कौन कौन से हो गए, RRT, क्या RRR नहीं, RRT। फर्स्ट R रिलेटेड पार्टी, दूसरा R रिपैट्रिएशन, और T मतलब समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये तीन पॉइंट्स। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझना चाहता है तो वो लिख ले, ये वाला जो पॉइंट है, इसी को समझाने वाला पॉइंट, ये वाला। इसको मीनिंग क्या होती है समझने के लिए समझना, मीनिंग और एक एग्जांपल लिख के समझ लो फटाफट, कि लाइफ में कहीं भी रिलेटेड पार्टी फाइनल में भी दिखेगा आपको, कई जगह लिखा हुआ ये वर्ड, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, इजीली समझ जाओगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की मीनिंग लिखो सिंपल में। समझने के लिए है, पेपर में नहीं आएगा। कहीं कोई कहे कि पेपर में तो आया ही नहीं, आपने लिखवाया था, मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। लिखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, शॉर्टकट में इसको RPT भी बोलते हैं, RPT। पेपर नहीं लिखना है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ डील। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ डील or arrangement। related party transaction means a deal, is a deal or arrangement between two parties
between two parties who are connected. Related party transaction is a deal or arrangement between two parties who are connected or related to each other. Who are connected or related to each other, either directly or indirectly. Through by, कैसे, how, either directly or indirectly through ownership, control, ownership, control or family ties. family ties ये रहा ना, टाइज, फैमिली टाइज, टाई अप्स करते हो ना आप। जैसे पेपर में टाई अप हो जाता है, एक चैप्टर तुम पढ़ के आना, 3 मैं पढ़ लूंगी। लिख लिया? अब इसका एग्जांपल लिख लो। ए लिमिटेड, एग्जांपल लिख लो इसका। ए लिमिटेड सेल्स गुड्स, ए लिमिटेड सेल्स गुड्स वर्थ कितने की, 10 लाख टू मिस्टर एक्स। ए लिमिटेड सेल्स अ गुड्स वर्थ 10 लाख टू मिस्टर एक्स who is the son of managing director of A Limited, who is the son of MD of A Limited। क्या हो रहा है इसमें? उसके बेटे को ही बेचा जा रहा है, तो कम से कम बेचा गया तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि नहीं बताना, कि रिलेटिव को बेचा जा रहा है, कि रिलेटिव को बेचा जा रहा है उसके। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आएंगे, ग्रे एरियाज हैं, यहां से बहुत घूमता है गेम, रियल लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत घूमता है गेम, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए। वैसे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी? फॉरेन कंपनी के इंडिया में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखने के क्यों राडार पे क्यों चेक करेगी? दो तो है, रेवेन्यू प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, आपने एक वर्ड हुआ उसको प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। और कितना प्रॉफिट है, और इससे क्या फायदा होगा? एक तो उन्होंने बता रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और मतलब फॉरेन कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक कर रही है गवर्नमेंट की, इसकी भी डिटेल चाहिए हमें। यहां भी ट्रांजैक्शन किसी ने किया होगा, किससे किया, वो कौन था, सारी डील पता होनी चाहिए ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं मनी चैनलाइज हो रही है। अब बाद में उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज के रूप में बाहर भेजना चाहो, तुम बाहर ले जाओगे ना डॉलर के रूप में, और इंडिया एनकरेज करता है डॉलर जाना बाहर या डिस्करेज करता है? हाँ, बहुत समझदार, तब तो फेमस चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है और एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज भी देती है। सुना होगा ये लाइन, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करती है गवर्नमेंट? यही, डॉलर आएंगे मालात दे देंगे आपको तुरंत, आओ स्वागत है। लेकिन अगर जैसे तुमने डॉलर मांगने की बात की गवर्नमेंट से,
दे तो देंगे लेकिन इतना खुश नहीं होंगे। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, क्या करने जाना है? घूमने जाना है। अच्छा, घूमने जाना है डॉलर लेके, ठीक है, तुम्हारा रिकॉर्ड देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, अलाउ हो जाएगा, वीजा मिल जाएगा। कई बार डिस्करेज कर दिया जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो वो उसमें ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जब फेमा चलेगा आपका, अभी इतना ही समझो। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस ये। दूसरा, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कितना पैसा तुमने भेजा, रिपैट्रिएट, कितना प्रॉफिट भेजा अपनी कंट्री में, उसकी भी डिटेल चेक करेगी। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, अगर कोई फंड्स ट्रांसफर, जैसे डिविडेंड ट्रांसफर किया तो उस पर नजर कितना ट्रांसफर किया तुमने, समझ में आ रहा है? याद रख लेना, ये आर नहीं RRT है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इसके साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अदर देन अटैच होके जाएंगे, तो क्या बोलोगे? RRR, फिर कहोगे RRR, तीसरा आर क्या है, वही सोचते रहोगे पेपर में, RRT। समझ में आ रहा है? चलो, अब सब लोग एकदम अलर्ट रहना, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता, फिर ये कहोगे कि लड़के ने बात ठीक बोली थी उस दिन। क्या बोलोगे? 1 मिनट, आप बोलोगे लड़के ने बात ठीक बोली थी उस दिन। और मैं आपको बता रहा हूं, या तो सितंबर में और या तो जनवरी में इससे क्वेश्चन बन सकता है। कौन से वाले सेक्शन से? जो आप पढ़ रहे हो भी करंट में, मुझे टाइम लग जाए इट्स ओके, बट हर एक स्टूडेंट को ये पूरा सेक्शन याद होना चाहिए अभी क्लास में ही, लास्ट तक, कि आए खटखट खटखट आंसर, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला तो सबको आई थिंक तैयार हो ही गया होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजेंगे या अदर ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं? 3, ये इंपॉर्टेंट। अब आओ दूसरा, ये वाली लाइन सुनना, ये इंपॉर्टेंट, एकदम अलर्ट रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादा उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ ही सेक्शंस में फोकस करवाऊंगा, रिमेनिंग बच्चों वाले उसमें कुछ नहीं है। सुनो, these documents, all these documents shall be delivered to register within a period of 6 months from close of financial year of the for which documents relate। क्वेश्चन आ सकता है, इन डॉक्यूमेंट्स को भेजने की टाइमलाइन क्या है, कितना है, कब से काउंट होगा वो? फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? याद रखना क्वेश्चन। प्रोवाइडेड अगर रजिस्ट्रार चाहे, और वो भी किसी स्पेशल रीजन से, हमेशा नहीं कि जब आओ तब एक्सटेंशन ले लो, स्पेशल रीजन अगर हैं तो फॉरेन कंपनी को एक्सटेंड कर सकता है ये 6 महीने का टाइम, कितने महीने और, तो कट शॉर्ट कितने महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, वरना लॉ क्या कह रहा है? 6 मंथ में आपको फाइल कर देना है क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के। एक्सटेंशन टाइम अवेलेबल है क्या कुछ? हमेशा, या कोई स्पेशल रीजंस हो तो, कोई स्पेशल रीजंस हो और कौन सेटिस्फाइड हो इस बात को सुन के, तब आपको एक्सटेंशन दे सकता है, वो भी मैक्सिमम कितना, नॉट एक्सीडिंग, ये एक बार में 3 महीने या 1 महीने भी दे सकता है। क्या ये फ्लैट 3 मंथ्स है या मैक्सिमम 3 महीने? अगर आर रजिस्ट्रार कह रहा है कि मैं 15 डेज एक्स्ट्रा दे सकता हूं आपको या 1 मंथ, तो दे सकता है। समझ में आना? ये मत समझना कि एक बार में 3 महीने देना ही देना है उसको, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है? स्पेशल रीजन, और ऐसे नहीं कि कोई भी फॉरेन कंपनी जा रही, अरे वो लेट हो गया था, मैं कहीं बिजी था, ये सब नहीं चलेगा, कोई स्पेशल रीजन देने पड़ेंगे। क्लियर? तो देखना ये दोनों पॉइंट है ना, ये प्लस करके पढ़ना दोनों, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, और नोट डाउन करना हो, साइड लाइन में मार्जिन में लिखना हो, साइड में नोट डाउन कर लेना, जिसको भी पॉइंट्स में इसको करना। अभी बाद में मैं इसको सम अप करवा दूंगा पूरा कि क्या क्या लिखना है, सब फटाफट। अब आ जाओ यहां पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट
सभी ऑडिटर्स ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए है। ये प्रोविजन किसके लिए है? आपके लिए। ये जो प्रोविजन आ रहा है आपके लिए। और मैं विश करूंगा ऊपर वाले से कि आपको ना इन कंपनीज की ऑडिट्स मिल जाए। 2 मिनट के लिए सोचो, नेटफ्लिक्स का जो इंडियन ऑपरेशंस है, गूगल का जो इंडियन ऑपरेशंस है, अमेजॉन का जो इंडियन ऑपरेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडियन ऑपरेशंस है, उसकी ऑडिट मिल जाए। कम पैसे मिलेंगे, बहुत ढंग के पैसे मिलने वाले हैं। थोड़ा देखता हूं कितनी सोच डेवलप है आपकी। एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडियन कंपनी से कंपैरिजन करके बात करो, ज्यादा होगा कम होगा? कैसे मतलब आप कह रहे हो ज्यादा होगा? नहीं, पेमेंट तो आपको इंडियन रुपीज में करेंगे ना वो यहां। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं आपकी फील्ड से रिलेटेड कनेक्ट करके। कंपनी का एग्जांपल छोड़ देते, 2 मिनट के लिए एलएलपी की बात कर लेते हैं। बिग फोर्स का नाम सुना? बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ, वो कौन है, गाना है कौन सा, बड़ी बातचीत बिग फोर के लोगों से। अभी पिक्चर बची है, प्रोमो देख, बिग फोर के लोगों से। हाँ, ये मैंने बनाया हुआ है। हाँ, वैसे तो गाना कुछ और है शायद, उसमें कुछ था ना, कोई नहीं था साथ में रोने को, आईने में बैठा बस गुरु था बस। हाँ, तो वो तो अलग हो गया गाना। बड़ी बातचीत बिग फोर के लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों का। इंडस्ट्री फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई ना, उसमें डस्ट है इसीलिए वो इंडस्ट कहते हैं, उसमें बात नहीं करें। बड़ी बातचीत बिग फोर के लोगों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे गाते हैं, बड़ी बातचीत बिग फोर के लोगों से। अभी पिक्चर बकी है, जब प्रोमो देख। अब सुन लो पहले, बिग फोर गए आप, अब सुनना। इस बिग फोर में आपने नोटिस किया होगा नॉर्मल सीए फर्म से ज्यादा आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता है। पहले तो बताओ यस या नो, मिलता है ना? क्यों मिलता है? मिलता है ये तो ठीक है। अब ये मत बताना काम ज्यादा करवाते हैं, वो छोड़ दो, वो सब नहीं सुनूंगा मैं ये बस इतना पूछ रहा हूं कि क्यों मिलता होगा। बिग फोर सारी इंडिया की है, कहां की है? फॉरेन की। तो पैरामीटर्स भी अपने हिसाब से ही रखेंगे। इवन आप किसी भी एमएनसी को आप ज्वाइन करते हो, रूल रेगुलेशंस बहुत अलग होते हैं उनके। थोड़ा कंफर्ट होता है, कंफर्ट मतलब काम तो करवाते ही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं काम फ्री रहता है, लेकिन हाँ एक दो कुछ कंपनीज को छोड़ के, जैसे एक फ्रेंड है मेरा गूगल में, गूगल गुड़गांव में, इंडियन यूनिट में, तो उसका मतलब वो कंपनी का स्टाइल मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे लगता ही नहीं कि वहां कंपनी में काम करने कोई जा रहा है या रिलैक्स करने जा रहा है। पहले जा रहा है वहां पे, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, हाँ अब ब्रेकफास्ट कर लेता हूं, क्या लेना है, फ्रूट्स लेना, क्या लेना, वहां सब सब वहीं। फिर थोड़ा इधर उधर किया, फिर उसके बाद काम वाम किया थोड़ी देर, फिर अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब उसका आपको पता है रेस्ट रूम भी है वहां, थोड़ी देर सो लेता हूं ऑफिस में। सोने का मतलब पावर नैप, ऐसा नहीं सो गए शाम तक उठ रहे हो। फिर उठ गए, अच्छा अब क्या लूं, कॉफी लूं चाय लूं, अच्छा कॉफी करवाता हूं, अच्छा स्नैक्स ले लेता हूं, अच्छा यही चलता रहता है वहां शाम तक। अब मेरा जाने का टाइम हो गया, चलता हूं यार घर। मैंने कहा यार भाई तू कर क्या रहा है कंपनी में? कह रहा है यार मुझे भी नहीं समझ में आता ये यूएस वाले कर क्या रहे हैं। तो जब भी किसी भी फॉरेन कंपनीज की आप देखो, कंप्लायंसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा करीब से देखना हो तो आई होप कि इस क्लास में बैठे होंगे कई स्टूडेंट जिन्होंने ये सर्विसेज ली होंगी। आपने ये नाम सुना है, ओला सुना है? और आपने क्या उबर का नाम सुना है ना? दोनों की सर्विसेज किसने ली? अरे मतलब कभी ओला यूज कर लिया, कभी उबर? जल्दी बताओ, किया ही नहीं किसी ने आज तक? किसने किया है? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैंने पूछ लिया। ये तो हालत तब होती थी जब स्कूल लेवल पे कहते थे कौन पार्टिसिपेट करेगा प्रोग्राम में। हाँ, तो बगल वाला ऐसे हाथ उठाता था दूसरे का कि सर ये, हाँ, और फिर वो उसकी गर्दन दबोची जाती थी। कई बार तो पूरी क्लास ब्लैंक हो जाती थी, कोई नहीं बोल रहा ऐसे, तो मैडम आती थी ऐसे देखती रहती थी, रोहित तुम
भावना तुम भी, स्नेहा तुम भी, ऐसे करके सिलेक्ट। नहीं मैम वो पापा ये शट अप, चलो तो वाले पोजीशन हो गई, बैठे हो ना। आपको किसमें नॉर्म्स स्टैंडर्ड लगते हैं? ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द ब्रांड्स, वन इज इंडियन ब्रांड एंड वन इज इंटरनेशनल ब्रांड। किसमें कंप्लायंस नॉर्म्स आपको ज्यादा स्टैंडर्ड लगती हैं? उबर में लगती है ना, क्यों? फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। आज अगर आपका कोई ब्रांड हो, आपका कोई ब्रांड, फ्यूचर में आप एंटरप्रेन्योर बन गए, सॉरी एंटरप्रेन्योर बन गए, और यूएस में कुछ आप लॉन्च कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो आप बहुत केयरफुल रहोगे उस कंट्री में सर्विस देते समय, पूरे लीगैलिटीज को फॉलो करोगे। कट शॉर्ट, डरना तो पड़ेगा ही, सीधी बात। अब ऐसे वो यहां काम करे तो वो भी तो लॉ को कंप्लाई करेंगे, वरना उनके ऊपर एक्शन बहुत तेजी से होगा। और प्लस इंटरनेशनल मैटर, पेमेंट्स में भी यूनिफॉर्मिटी, सही से पेमेंट होगी, सारी चीजें होती हैं। एमएनसीज में तो ये होता है, मैंने देख रखा है। तो ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं बेसिकली। तो अब अगर ऑडिट करने की बात आई, अब देखता हूं कितने लोगों का ज्ञानवर्धन हो चुका है। अगर फॉरेन कंपनी की ऑडिट करनी है तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे अमेजॉन की ऑडिट करनी है तो मैं सिर्फ इंडियन ऑपरेशंस की ऑडिट करूंगा या पूरे अमेजॉन का? नेटफ्लिक्स की ऑडिट करनी है सिर्फ इंडियन ऑपरेशन या पूरे वर्ल्ड वाला? पूरे वर्ल्ड वाला क्यों नहीं? पूरे वर्ल्ड वाला आपका बनता क्या है उसमें? चाइना में जो ऑपरेशंस में काम हो रहे हैं उसके, फिलीपींस में हो रहे हैं उसके, फ्रेंच में जो हो रहे हैं उसके, उसके ऑपरेशन से क्या मतलब? वो तो कंट्री रिस्पॉन्सिबल है ना। आपकी कंट्री में कितना कर रही है अमेजॉन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपके देश की, उसकी करवा सकते हो ना ऑडिट। क्वेश्चन है ऑडिट करेगा कौन? हु विल बी द ऑडिटर? जल्दी से थोड़ा सा पॉस्चर हाई करें सब लोग अपना, आत्मविश्वास चेहरे से दिखना चाहिए आपको। हाँ, पूरे हाव भाव बदलते दिख रहे हैं पूरी क्लास के। ऑडिट करेगा कौन? सीए को करना चाहिए फॉरेन ऑपरेशन से। मैं इसीलिए कहता हूं जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने न्यू फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं सबको एक ही एडवाइस करता हूं, तुम लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज की ऑडिट पकड़ो। किसके पकड़ो? अब कुछ बात मान ले, वो पकड़ के बैठे हुए हैं। और ऐसे जैसे अभी तुमने बोला ना वो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्स की बात की, तो एक दोस्त था क्या है, हाँ। तो उसने कहा यार कुछ ऐसा बता कि जैसे मैं कुछ बाहर भी कर लूं, केपीओ टाइप। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम एक काम करोगे, एनआरआईज का डेटा निकलवा लो। क्या निकलवा लो? किसी को बता रहा नहीं, पैसे खर्च किया मेरी क्लास में तुमने, और ये कान में तुम्हारे रहने चाहिए। ऑनलाइन वालों तुम भी समझदार हो, कहीं मत बताना, जो तुम्हारा अपना हो उसको बता देना। मैंने कहा उससे तुम डेटा निकलो, मैंने सिर्फ एडवाइस शेयर की थी फ्री में, लेकिन दोस्त है क्या पैसे लूंगा। मैंने कहा तुम एनआरआईज का डेटा निकलवा लो, बहुत आराम से निकल जाएगा। एनआरआईज नॉन रिलायबल इंडियंस नहीं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यूएस के। बेसिकली उसको इंटरेस्ट भी था इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो फेडरल टैक्स के बारे में भी वो पढ़ रहा था। एनआरआईज का डेटा निकाला उसने और उनको अप्रोच किया। उसमें कुछ क्लाइंट्स कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? जैसे अपने यहां इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं ना, इंडिविजुअल्स की, बिजनेस की, ऐसे जो सैलरीड वाले एम्प्लॉइज, उसने वहां के पर्सन पकड़ लिए। किसके? जो वहां पे फेडरल टैक्स है वहां पे, यूएस के। काम कहां से कर रहा है? सिटिंग एट होम। एक एक बंदे से लाखों लाखों रुपए ले रहा है। यहां आज सैलरीड एम्प्लॉइज की इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे, डिपेंड अपॉन द क्लाइंट टू क्लाइंट, बट एवरेज में 5,000 के अराउंड है। अगर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक है, 5,000 से 10,000 तक।
और वहां एक पर्सन से वो उठा रहा है वो लाखों रुपए, 1 लाख प्लस, डिपेंड अपॉन द क्लाइंट। तो दिमाग चलना चाहिए। मैं सबको बोलता हूं, अगर जिनको प्रैक्टिस में जाना है, जिनको फ्यूचर प्रैक्टिस में जाना है, वो हमेशा याद रखने आपके फॉरेन क्लाइंट जरूर होने चाहिए। और ऑडिटिंग में अगर हो तो एज एन ऑडिटर फॉरेन कंपनीज की ऑडिट लेने की कोशिश करो, पूरी मेहनत करो। अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा सा लीक से हटके, थोड़ा सा लीक से हटके। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, यू विल गेटिंग द सेम इनकम व्हाट अदर्स आर गेटिंग। समझ में आ रहा है? इस बात को सब बांध लेना आज, ठीक। मैंने क्या कहा, ये क्लास आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके जाएगी। नॉलेज, पढ़ाई, क्लास, पेपर में जो आएगा वो तो सॉल्व कर दोगे तुम, इसके साथ साथ जो बोल रहा हूं इसको भी अलर्ट रहना, ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज की बात चल रही है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी फॉरेन कंपनी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं फॉरेन कंपनी डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 सबको पता है। एवरी फॉरेन कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड, पेपर रिलेटेड, रिलेटेड लिखोगे पर्टेनिंग लिखोगे, पर्टेनिंग लिख के ब्रैकेट में रिलेटेड, हाँ, पर्टेनिंग टू, रिलेटेड टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। सिर्फ किसकी बात कर रहा है, इन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड ऑडिटेड बाई, नाम तो सुना ही होगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और फर्म और एलएलपी। समझ में आया? क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि फॉरेन कंपनी की ऑडिट, इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड ऑडिट कौन कर सकता है? ऑप्शन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी फर्म, ऑप्शन सी एलएलपी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अरे वाह, तुमने तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया पेपर वाला। क्लियर? इसी में एक स्टडी बना के पूछ ले, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें यह दिखा रहा है कि एक किसी कंपनी का नाम दे दे, डायरेक्ट ब्रांड का नाम तो नहीं लेते, एक ऐसा कंपनी दिखा दिया, फॉरेन कंपनी है, और वो इतनी कंट्रीज में, कई कंट्रीज दिखा देगा, और फिर आपसे पूछा क्या इसकी ऑडिट आप कर सकते हो? उसमें कोई भी इंडियन ऑपरेशन ना हो, तब कर सकते हो क्या ऑडिट? सिर्फ किसकी ऑडिट करना आपको अलाउड है? इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड ऑडिट करना अलाउड है। समझ में आ रहा है? और जो चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर वाला, चैप्टर नंबर 10, कह रहा उसके भी रूल्स लग जाए, उसके भी जो रूल्स है और एक्ट में जो लिखा हो, म्यूटैटिस म्यूटैंडिस, ये क्या लिखा हुआ है? म्यूटैटिस म्यूटैंडिस, बोलो एक बार, म्यूटैटिस म्यूटेंडिस, इसका मतलब होता है विद द नेसेसरी चेंजेस। क्या मतलब होता है? विद द नेसेसरी, कि मतलब जो ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर है इंडियन जो कंपनीज एक्ट है, उसका फॉरेन कंपनीज के ऑडिटर पे भी लग जाएगा, म्यूटेटिव विद द नेसेसरी, थोड़ा बहुत चेंज करके वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर मैं अब आपसे बोलूं एक क्वेश्चन कि जैसे अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 381 पे एक शॉर्ट नोट लिखो 100 रुपए का, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं एक शॉर्ट नोट लिखो, तो इस शॉर्ट नोट में कितनी बातें आप पॉइंट्स में लिख दोगे? देखता हूं कितने लोगों का दिमाग चलेगा। सोचो भाई, सोचो। सिर्फ पहला पॉइंट क्या लिखोगे? बोलना शुरू करो। यस, पीएनएल, बैलेंस शीट भेज दो। इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड बनाओगे, लेकिन कौन से शेड्यूल के हिसाब से? शेड्यूल 3। वेरी गुड, क्लियर। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजोगे उसके साथ अटैच करके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? आरआरटी कब भेजोगे? इज देयर एनी एक्सटेंशन? व्हेन? स्पेशल रीजंस। ठीक, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स pertaining to Indian business operations. Who will conduct? Chartered accountant, firm and LLP. Clear? वैसे जनरली क्या होता है कि जितनी फॉरेन कंपनीज है ना,
जब डीप डाउन जाके जब चेक करोगे पूरी बातें, तो आप चेक करोगे जितनी बिग फॉरेन कंपनीज हैं इनकी सारी ऑडिट पकड़ के बैठा हुआ है बिग फोर। किसके पास कंट्रोल है इनका? कौन कर रहा ऑडिटर, कौन बना बैठा है? बिग फोर्स। लो चलो और बता देता हूं आपको, इंडिया में जितने भी रिनाउंड कंपनीज हैं, घूम फिर के देखोगे उसका जो ऑडिटर वो कौन मिलेगा लास्ट में जाके आपको? बिग फोर्स। होल्ड है आपकी कंट्री में, कंट्री आपकी, रिसोर्सेज आपकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के, बट एलएलपी की एफआईआर आउटसाइड इंडिया, फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन आपको बुला के आपसे काम करवा के पैसे कमा रहे हैं। यहां कोई बिग वन होना चाहिए, बिग फोर नहीं, बिग वन, और वो होना चाहिए इंडियन एलएलपी। बिग फोर में एक भी इंडियन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट इनमें से कोई भी बिग फोर इंडियन नहीं है, ध्यान रखना। डेयर टू थिंक बियॉन्ड बिग फोर। तुम्हारा माइंडसेट बिग फोर में सिर्फ काम करने का नहीं होना चाहिए, बिग वन बनाने का होना चाहिए। बिग फोर में तो सब काम करते हैं, बिग वन बनाओ तो कोई बात है। इस टाइप का माइंडसेट लेके निकलो मार्केट में। क्या ये हो नहीं सकता? हो नहीं सकता। जब आप गूगल क्रोम बना सकते हो तो हो नहीं सकता। जब आप नासा को हेल्प कर सकते हो तो हो नहीं सकता। बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? जब पूरा यूट्यूब चला सकते हो तो ये नहीं हो सकता? यूट्यूब मतलब आपका चलाना नहीं। हाँ, कहीं सोचो यूट्यूब चलाना कितना टफ है सर, इजी तो है सर, ऐसे गए बेटा। यूट्यूब को कंट्रोल करना सीईओ की, नील मोहन की तरह, ऐसी चीज है। तैयार हो गया? आई थिंक पेपर में आएगा तो लिख डालोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन एरिया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बार बार। अब आते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस पे, बस सुनना है खाली, जिसको सिर्फ आपको क्या करना है? सुनना है, और जिस पॉइंट पे मैं बोलूंगा उसी पॉइंट को खाली लर्न करना है, बाकी कुछ याद ही नहीं करना, दिमाग को फालतू डिस्टर्ब नहीं करना। सर इसका तो मुझे बहुत इंतजार था, ऐसे चीजों का। तो सुनो, ये जो सेक्शन 384 है ना, है किसके बारे में? डिवेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या क्या बात है सुनो। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 मतलब इश्यू डिवेंचर शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडी अप्लाई टू फॉरेन कंपनी, कि जो 71 में आप डिवेंचर्स इश्यू करने वाली बातें हैं वो भी अप्लाई होगी किस पे? म्यूटेटिस म्यूटेंडी विद द नेसेसरी चेंजेस फॉरेन कंपनी में। बस इतना ही सुन लो, आज ही सुन लो, बस लास्ट टाइम। आगे जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 की, वो फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई रहेगी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो इंडिया में ऑपरेशंस हैं जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये प्रोविजंस। क्लियर? एनुअल रिटर्न कट शॉर्ट आप इतना याद रखना, मैं बता रहा हूं। एनुअल रिटर्न के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे विद द नेसेसरी चेंज, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस 135 पढ़ा आपने। सीएसआर के भी प्रोविजन अप्लाई हो गए, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और आगे सुनो, अब बस ये लाइन सुनना, इसको पूरी क्लास हाईलाइट करेगी, रोना मत जब पेपर में कहीं फंस जाओ तो। ये बस यही पढ़ना है ध्यान से, इसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद बस एक ही बात सुनोगे, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसको सब लोग हाईलाइट कर लेंगे, इस पॉइंट को, स्पेशल पॉइंट है ये। और अगर मुझे मौका मिल जाए आपका अटेम्प्ट में पेपर बनाने का, आपके अटेम्प्ट में अगर पेपर बनाने का मौका मिले, मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनाऊंगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से क्यों बनाऊंगा? अब ध्यान से सुनना। कह रहा जो भी फॉरेन, कह रहा एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न। फॉर्म नंबर क्या एनुअल रिटर्न का? FC1, FC2, FC3, FC4, FC1, FC2, FC3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाएगी? FC का फुल फॉर्म
बहुत बढ़िया। कह रहा है एफसी फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करोगे आप फीस के साथ। अब ये है लाइन इंपॉर्टेंट, कितने दिन के अंदर ये फाइल होगी? विद इन 60 डेज। कहां से? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना, यही है मेन लाइन। ये 60 डेज कहां से काउंट होंगे? क्लियर? टू द रजिस्टर कंटिन्यू। अब देखो यहां लिखा हुआ है विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। और हमारे में जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, जब एनुअल रिटर्न पढ़ोगे तो वहां पे ये 60 डेज फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है लास्ट डेट। क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो, मैं कंफ्यूज अभी नहीं करूंगा आपको, आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बस इतना समझो, फॉरेन कंपनी के लिए जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं लिंक करूंगा। जब मैं लिंक करूंगा इसको तो ध्यान रखना, तब मैं रेफरेंस दूंगा फॉरेन कंपनी में क्या था यहां, तब आप बताओगे फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है? अभी वो आगे की बात है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना ही सुनो, फॉरेन कंपनी होती है उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है कितने दिन के अंदर? वो 60 डेज काउंट कहां से होंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेक्शन 384 में बस यही इंपॉर्टेंट था, और तो कुछ है ही नहीं। चलो अब बोलना शुरू करते। मेरे साथ बोलोगे क्या? मेरे साथ बोलोगे क्या? इट्स टाइम टू म्यूटेटिस द न्यू सॉन्ग इज न्यूली रिलीज्ड, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ठीक है, हाँ चलो। 71 सेक्शन एप्लीकेबल होगा डिवेंचर का, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। 92 एप्लीकेबल होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। 92 मतलब एनुअल रिटर्न। कब फाइल होगी सबको पता है। सेक्शन 135 सीएसआर एप्लीकेबल होगा। लो दम ही निकल रहा है, बोलो तो सही। हाँ, उसके बाद सेक्शन 128 याद है आपका फेवरेट। अब मैं एक ऐसे कर रहा हूं आपका फेवरेट, पता चला एक बच्चा कुछ है याद ही नहीं है क्या? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पॉइंट्स में लिखा था आपने, खत्म किया था। एप्लीकेबल होगा 128 बट म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का चैप्टर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और उसके बाद इंस्पेक्शन इंक्वायरी चैप्टर 14 म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। चलो देखता हूं कौन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोल देता है कितनी बार। कितने पॉइंट्स है पहले देखो, पहले रुक तो जाओ। 5 पॉइंट्स है। चलो बोलना शुरू करो, कौन कौन से म्यूटेटिस म्यूटेंडिस है? 71 डिबेंचर म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सेकंड एनुअल रिटर्न म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। 135 म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। फोर्थ म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और 128 बता दिया आपने। चैप्टर 6 चार्ज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सबसे लास्ट चैप्टर 14 इंस्पेक्शन इंक्वायरी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अब पेपर में आ गया तो लास्ट में म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, बड़े दुख के साथ आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सुनो, पेपर जब क्वेश्चन बनेगा पता एग्जामिनर क्या लिखेगा नीचे? म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। और वो क्वेश्चन उठा के पूछेगा कौन सा वाला? सिर्फ नहीं, ये तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस हो गया, बट उसमें क्वेश्चन कौन सा उठाएगा वो? यस, वो FC4 उठाएगा। एनुअल रिटर्न का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कितने दिन में फाइल होता है और कब से वो दिन काउंट होंगे। क्लियर? तो लिख लो, डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर बदल गया क्वेश्चन तो 1 लाख रुपए दूंगा आपको मैं। 1 लाख रुपए सबको बंटवा दूंगा जितने बैठे हो। 1 लाख रुपए हर स्टूडेंट को मेरी तरफ से, अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन पूरा आ गया तो ऐसे। लेकिन 1 लाख रुपए तुम मुझे दोगे, बोलो चलो तुम्हारे लिए कम कर देता हूं, कम कर देता हूं, कम। 1 मिनट, तुम लोगों के लिए मैं कम कर देता हूं, तुम लोगों को सिर्फ 10,000 कर देता हूं। ठीक है, सब लोग 10,000 रुपए दोगे अगर मुझे, अगर तुम्हें पेपर में ये क्वेश्चन दिख गया तो। लोगे ये डील? लोगे? बताओ लगाता क्या शर्त? वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन ये तो जल्दी बताओ, लगा रहे हो? 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर आ गया तो। सबसे बड़ी खुशी, तैयार भी नहीं करना ये, बताओ जल्दी से।
लगा रहे हो? नहीं चाहिए 1 लाख? ऑनलाइन वालों आप बताओ, आपको चाहिए क्या 1 लाख? ये क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन ध्यान रखना, मतलब पूरा सेक्शन 384 पूछा जाना चाहिए, तब मिलेंगे 1-1 लाख रुपए सबको। लेकिन अगर मेरा आ गया क्वेश्चन ये, लेकिन अगर मेरा ये क्वेश्चन आ गया, जो स्टार मार वो फूल पत्ती बना रखा हूं मैं इतनी मेहनत से, हाँ बड़ी मेहनत से फूल पत्ती बनाया हूं जो कि मुझे बनाना भी नहीं आता, हाँ ये फूल पत्ती है। क्या कह रहे हो, ये पूरा पूरा आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ ये आया तब तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर ये पूरा पूछ लिया गया तो सब लाख लाख रुपए क्रेडिट का मैसेज देखना अपने अकाउंट में, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आने वाले 15 साल का डेटा देखो, कि जब 15 अटेम्प्ट तक देखते रहें कभी तो आएगा। अब से लेके सुन लो, सितंबर अटेम्प्ट से लेके जाओ, तुम्हें और टाइम दे देता हूं, पूरा 26 तक। लेकिन ये वाला अगर क्वेश्चन दिखा तो फिर मैं भी अपने हाथों में ऐसे खुजली करना शुरू कर दूंगा कि आज हाथ में बहुत खुजली हो रही, क्यों हो रही है? तब मुझे याद आएगा क्या, एक 10,000 करके, 10,000, 60 लाख किसमें? ये क्वेश्चन आएगा। अब ये भी नहीं बता सकते कौन सा क्वेश्चन अब बनेगा, मतलब थ्योरी बनेगा ऑब्जेक्टिव बनेगा, बट क्वेश्चन बन सकता है, यही बनेगा, ध्यान रखना। और पेपर में आ गया तो खुश हो जाना बस उतनी उतनी देर के लिए कि लड़का बात तो ठीक कह रहा था। नहीं नहीं, चश्मा नहीं, चश्मा लगाने पे कई बार ना बवाल हो जाता है, हाँ कोई मानता ही नहीं कि टीचर है। हाँ, काम ऐसा करो कोई जान ही ना पाए, हाँ, जहां जो रहो वहीं हो जाओ। अब सुनो, तैयार हो गया? मैं आपका स्पेशल अटेंशन सिर्फ इसी चाहूंगा कि यही सबको याद रहे, बाकी में सब एक लाइन याद रखना, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। क्या? म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। घर में भी ऐसे कहना, म्यूटाटिस पापा, पापा म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, मम्मी म्यूटाटिस म्यूटेंडिस। जैसे मम्मी ने आपको कोई काम बोला कि बेटा ये कर लो, लिस्ट है 4-5 काम बोले, तो क्या बोलना है? म्यूटाटिस म्यूटेंडिस विद द नेसेसरी चेंजेस। कि अपने हिसाब से मैं करूंगी 2-3 काम हटा के, हाँ सारा काम मैं ही नहीं करूंगी। हाँ, और कई समझदार बच्चे हो तो बुक लेके बैठ जाते तुरंत, मम्मी कुछ काम बोलने वाली है। अच्छा पढ़ रही है, चलो कोई। तब भी मम्मी इतनी चालाक होती हैं कि थोड़ी देर देख लेती हैं, उसके बाद कहती हैं बेटा एक काम करना ना, तू एक काम करना, वो चाय बना ला 5 मिनट के लिए, उसके बाद तू पढ़ लियो, वो तेरी ना चाची आई हुई है उनके साथ बैठना है मुझे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अकेले अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अभी तेरे पास बिठा दूंगी, तुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो सीए कैसे बनेगी फिर? क्लियर? अब फीस की बात कर लेते हैं। दीज आर द जनरल प्रोविजन, याद नहीं करना है, कसम होगी तुम्हें अगर तुमने याद किया तो, ध्यान रखना, कसम खाओ इसको याद नहीं करेंगे। आई शपथ बोलो, बोलो जल्दी, आई शपथ। सेक्शन 385 पे बोलो आई शपथ। चलो देखते हैं आई शपथ क्या है। एक बच्चा कह रहा कि अभी देखो, जब जैसे ही प्रोविजन पढ़ेगा कहेगा ये क्या था, इसको पढ़ना क्यों था? फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देयर शैल बी पेड टू द रजिस्ट्रार registering any document required by provision of chapter registered him, fees as prescribed according Companies Act. The fee to be paid to registrar registering document related to foreign company shall be in such form. आपको सिर्फ इतना बोलना, सेक्शन 385 में फीस फी एज में बी प्रेस्क्राइब, पेपर में नहीं आएगा। 10,000%।
क्लियर? अब एक बात बता दूं, मानोगे क्या? मान जाओगे पक्का? बाहर तो नहीं बताओगे? आई शपथ बोलो। आई शपथ। सब लोग ऑनलाइन वालों आप भी आई शपथ, मोबाइल के सामने आई शपथ। किसी भी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट को जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होगा, कैसा क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कि मतलब वो जो इंटरप्रिटेशन, इन शब्दों का मतलब क्या है चैप्टर 22 के हिसाब से कंपनीज एक्ट के। कौन कौन से शब्द? वर्ड, सर्टिफाइड वर्ड, और वर्ड ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये और ये आएगा 3 मार्क्स में। कितने में आएगा? 3 मार्क्स में। तो इसको क्लास में तैयार कर ले, इस पे लिख लो साइड में, हिट लिस्ट में। कभी जैसे सिंप्लीफाइड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछना हुआ, डेफिनेशन बेस्ड पेपर बनाना हुआ, अगर जैसे कुछ अटेम्प्ट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पेपर सेट करने की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंस्टीट्यूट की, और एक पेपर नहीं बनता, आपके कई पेपर्स बनते हैं। तो उसमें कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफाइड होते हैं बट ट्रिकी होते हैं। सिंप्लीफाइड होंगे, लेकिन मान लो आपने डेफिनेशन पढ़ी ही नहीं एज इट इज, लिख पाओगे क्या एज इट इज डेफिनेशन? गए और फिर वो चेक करेगा, देखो मेरे आंसर शीट में क्या, इंस्टीट्यूट क्या कहेगा, सजेस्टेड में क्या लिखा, तुमने क्या लिखा, 0। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द हिडन जेम। क्या? हिडन जेम, ये ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट्स। इंटरप्रिटेशन इनकी सुनो, चैप्टर 22 जब पढ़ोगे, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस क्या होता है? क्या होता है? पिंक, पिंक कलर की ड्रेस पहन के प्रॉमिस नो। अच्छा, मतलब पिंकी प्रॉमिस कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब है कि हाँ ये होगा ही होगा, पक्का प्रॉमिस, ऐसा कुछ, ऐसा है ना, सिग्निफाई कर रहा है ये वर्ड। चलो इंटरप्रिटेशन किया तो मैंने। तुम लोग भी पता नहीं कौन कौन से वर्ड लिख देते हो, जैसे इंस्टाग्राम की लैंग्वेज होती है ना, कई बार व्हाट्सएप पे था वो ऐसा कोड वर्ड आता, थोड़ी देर समझ में नहीं आता ये क्या लिखा गया है। HBD, इतना शॉर्टकट। कई बच्चे पेपर में भी, बड़ी होती है ना वो आदत, शॉर्टकट, तो पेपर चेकर भी शॉर्टकट। क्या आपको पता है कि आपके जो पेपर्स हैं, जो स्पेशली लॉ का पेपर है, उसमें शॉर्टकट्स अवॉइड करने चाहिए? कितने लोगों को ये बात पता है कि ऑल दो कई वर्ड शॉर्टकट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट मना करता है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम्हें पता है, दुनिया को पता, जो चेक करे उसको भी पता है, लेकिन वो इस बात से गुस्सा हो जाएगा, क्या है? शॉर्टकट दिखाता है, शॉर्टकट दिखाता है। बल्कि इसीलिए बोला जाता है कि जब भी टफ वर्ड्स यूज करें आप, जैसे पर्टेनिंग वर्ड भी आपने पढ़ा, पर्टेनिंग उसका मतलब होता है रिलेटेड। अगर आपने उसके आगे ब्रैकेट में रिलेटेड लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, पेपर चेकर को इजी बना दिया और ज्यादा आपने, मतलब ये निशानी है किसी स्टैंडर्ड स्टूडेंट की। और एक बात बोल दूं क्या, क्योंकि आप सबने फीस दे रखी है, अब यू डिजर्व करते हो सुनना, ये जो वर्ड है म्यूटैटिस म्यूटेंडिस, पूरा इंडिया पेपर में लिखेगा, हालांकि आएगा नहीं। अगर आ गया कहीं म्यूटैटिस म्यूटेंडिस वर्ड है, तो आपको ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है विद द नेसेसरी चेंजेस। समझ में आ रहा है? दोज हु वांट टू स्कोर फुल मार्क्स। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा था अल्ट्रा वायर्स, कई वायरस लेके घूम रहे थे, बोल रहे थे, मैंने कहा अल्ट्रा वायर्स है बेटा, अरे सर अल्ट्रा वायरस है, पर तुम ही ठीक हो, अल्ट्रा वायर्स। और एक बच्चा उसके आगे ब्रैकेट में लिख देता है बियॉन्ड द पावर,
तो उसका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जाने वाला है। समझ में आ रहा है? इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रेजेंटेशन किंग, बिहेव लाइक अ किंग। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रेजेंटेशन क्वीन, तो बिहेव लाइक अ क्वीन। ऐसे ताज नहीं चढ़ते सिर पे, है कि नहीं? चलो अब ये 3 बातों को पढ़ लो। आओ इधर जल्दी से, क्लास में तैयार कर लेना। कितने लोगों को ये वाला तैयार है पहले से ही? थर्ड वाला, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये तो सबसे पहले से ही तैयार कर रखा है तुमने, बस 2 नया पढ़ना। सर्टिफाइड वर्ड पहले बता दो कहां यूज हुआ था। ये सर्टिफाइड वर्ड कहां देखा अभी थोड़ी देर पहले आपने? क्या? यस, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन मांगा था ना ऊपर। अगर फॉरेन लैंग्वेज में तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो सर्टिफाइड का मतलब क्या? सर्टिफाइड मींस सर्टिफाइड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब विच इज गिवन इन द रूल्स। सर्टिफाइड मींस सर्टिफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू बी ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है ये बात? अब कैसे? देखो इसमें कुछ जगह आपको मिलेगा, बट अभी इतना समझ लो, जो ये ट्रांसलेशन की बात की गई है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज में लिखा गया है, तो फॉरेन लैंग्वेज में लेट्स से जर्मन में लिखा गया है या फ्रेंच लैंग्वेज में है उसके एमओएस एओएस, तो लॉ कह रहा है सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश दे देना। क्लियर? अब इसकी पावर किसके पास दी गई है? पावर दी गई है सबसे पहले जो ट्रांसलेटर हो, एक्सपर्ट जो हो, रूल्स में जो बोला गया है, और या हाई कोर्ट के जजेस, सॉरी हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ऑफ अटॉर्नीज, ये सब कर सकते हैं उसको ट्रांसलेट्स, उनके पास पावर्स होती है। आगे आएगा इसमें। तो सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड इन प्रेस्क्राइब मैनर टू बी ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्टर वर्ड जब भी यहां यूज हो पूरे फॉरेन कंपनी में, तो क्या समझना है? डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स। अब मैं पूछना चाहूंगा सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि ये शब्द क्या अभी तक आपने देखा डायरेक्टर या नहीं देखा, और कहां देखा था? यस, याद आया? डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी डिटेल जाएगी। तो कह रहा है कि जहां भी डायरेक्टर वर्ड है, अब सुनो, कह रहा है डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स क्या? Any person in accordance with whose directions, instructions, board of directors of the company is accustomed to act। ये सेम लाइन सेक्शन 2 क्लॉज 69 में लिखी हुई थी। कई बच्चे तो घूम गए कहां है ये, फाउंडेशन में भी पढ़ के आए थे ये लाइन। जबकि प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या लिखा हुआ था लास्ट वाली लाइन, क्लॉज जो नीचे थर्ड वाला, ये सेम कॉपी पेस्ट था। जिसके इंस्ट्रक्शन पे, डायरेक्शन पे और फाउंडेशन कौन कौन पास हुआ है? फाउंडेशन वाले है ना? सच में? क्लियर? सच में तुम फाउंडेशन पास करके आओ? पक्का? डायरेक्ट एंट्री वाले पहले बता दे, जो डायरेक्ट वाले हैं। कितने बच्चे हैं? एक। हाँ, तुमसे नहीं पूछो, तुम शरीफ बच्चे हो, ठीक है। बदमाश हो रहा। हाँ, ये फाउंडेशन, सच में फाउंडेशन क्लियर है आपका? सच से बताना ईमानदारी से। प्रमोटर की डेफिनेशन नहीं थी वहां, पढ़ा नहीं था, वो अलग बात थी कि नहीं? फर्स्ट पेज पे नहीं थी बेटा, सबसे पेज लास्ट में जहां इनकॉर्पोरेशन वाली लाइन लिखी हुई थी उसके नीचे का पैरा में छिपा के लिखा हुआ था, अब प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 69 में 3 क्लॉजेस रिजर्व किए हुए थे। प्रमोटर वो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा जाए, प्रमोटर वो एक नहीं, उसमें और जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसके एडवाइस पे
इंस्ट्रक्शन पे और डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट हो जाए। मतलब बाहुबली टाइप का पर्सन, आदेश का पालन हो, ऐसा टाइप का पर्सन जिसके एडवाइस पे, इंस्ट्रक्शन पे और डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू, व्हाट डू मीन अकस्टम टू एक्ट, करना ही है, बाउंड हूं, हिंदी में बाध्य हूं। अब मैं बाध्य नहीं बता पाऊंगा, बाध्य का मतलब क्या, बाध्य का मतलब बाउंड, बाउंड का मतलब बाध्य, अब बाउंड का मतलब क्या। हाँ, और एक सिंप्लीफाइड इंग्लिश का वर्ड बोल देता हूं, कंपल्शन। ये ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे तुम लोग। कंपल्शन हो तुम्हारे ऊपर, समझ गए ना, भाव को समझे। ठीक है, सेम वही थर्ड वाला क्लॉज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसको कई बार बोला जाता है शैडो डायरेक्टर। किसे क्या बोला जाता है, शैडो डायरेक्टर। कह रहा है कि जब भी डायरेक्टर वर्ड यूज होगा फॉरेन कंपनी के रेफरेंस में, तो उसमें यह पर्सन भी इंक्लूड होगा। कौन कौन, जिसके डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू। बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। एक बच्चा कह रहा सर मुझे तो तीनों ही याद हो गए, कुछ है ही नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट वाला बता दो, इंक्लूड्स। बहुत बढ़िया, तैयार तो हो गया। सबसे टॉप पे सर्टिफाइड का मतलब क्या है, प्रेस्क्राइब रूल्स के हिसाब से। और आगे ट्रू कॉपी और, अच्छा डायरेक्टर नोट अगर तुम्हें कहीं फॉरेन कंपनी के रेफरेंस में लिखा हुआ मिल जाए तो क्या समझना है, जिसके डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट हो जाए, मतलब बाउंड हो जाए वो काम करने के लिए, कंपल्शन हो, बाध्य हो जाए। समझ में आया। कितने लोग ये लिख लेंगे अगर पेपर में आया तो एज इट इज, आईसीआई से कंपैरिजन करके। मैं एक बार लास्ट बार दिखाऊंगा आपको 10 सेकंड के लिए। कितने के लिए, ध्यान रखना, मैं हटा दूंगा 10 सेकंड के अंदर। 10 लास्ट मौका है, देख लो चलो, लास्ट मौका। आपका टाइम शुरू होता है अब। माफ करना, मेरी सेकंड की सुई रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, इसको लिख के दिखाओ सब लोग। सर्टिफाइड कॉपी, डायरेक्टर और लास्ट में प्लेस ऑफ बिजनेस, आईसीआई की तरह फटाफट।
हो गया? डन? लिख लिया इतिहास? चेक करो एक बार आईसीआई से, चेक करो, कंपैरिजन करो, जहां गलती हो उसको हाईलाइट कर लेना। गलतियां क्लासरूम में अलाउड होंगी, एग्जाम सेंटर पे नहीं। वहां तो बस पहुंचना ही एग्जाम सेंटर पे, जहां लिखा हो एग्जाम सेंटर आईसीआई वेलकम, वहां बोलना इलाका तेरा धमाका मेरा, पेपर होने से पहले। कॉन्फिडेंस हाई होके जाना चाहिए ना, इलाका तेरा धमाका मेरा। और फिर आईसीआई क्या बोलेगा? पेपर तेरा धमाका मेरा। जैसे इस अटेम्प्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, जो आपसे मैंने डिस्कस किया था, ऐसा प्रेजेंट किया, आधे बच्चों को लगा आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, फॉरेन से आया, फिर मम्मी भी आ गई उसकी, अपने साथ भी किसी को ले आया, क्या चल रहा है यहां? अब ध्यान से किसी ने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को, अब घर पे आके जो बच्चे छोड़ के गए, ये क्वेश्चन था इतना आसान, अपना हाथ तोड़ रहे थे। मैंने कहा अब हाथ तोड़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़ तो लेते। करे मैंने पढ़ा ही नहीं सर, पढ़ता तो जब, और लास्ट में सोचा पढ़ूंगा, टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा बताओ कैसा क्वेश्चन? अरे सर ये कोई क्वेश्चन है इतना इजी? बहुत। मैंने कहा जब तुम्हें मैंने बोला था बड़ा क्वेश्चन मतलब, तो तुम्हें भरोसा नहीं करना था। साइकोलॉजिकल वॉर, द बेटर वर्ड, साइकोलॉजिकल वॉर, फर्स्ट क्वेश्चन में। चले आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सेक्शन 380 से लेके सेक्शन 386 वाला प्रोविजन कंप्लीट हो गया। मैंने ये बात क्यों बोली बताओ जरा? क्योंकि हमने कुछ बातें पढ़ी थी सेक्शन 379 में। क्या पढ़ी थी? 380 से लेके, और फिर अगेन ये क्या है? फॉर ऑल, सब कंपनीज पे लगेगा। ये इतना तो लगना ही लगना है, पार्शियल वाला। कंप्लीट वाला भी था एक लाइन, वो कब लगेगा? लेकिन एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द इंडियन सिटीजन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कॉम्बिनेशन, तब जाके फिर पूरा चैप्टर लग जाएगा। अब हम जो अगली लाइनें अब पढ़ेंगे वो इसका मतलब किसके लिए पढ़ने वाले हैं? अब अगर मैं कहूं आपको 387 से लेके 391 तक, अब ये जो प्रोविजन होंगे ये किसके लिए है? लगाओ दिमाग, चलाओ दिमाग। पार्शियली कंप्लीट वालों पे लगेगा ये। डंडा नहीं है यहां कोई। जल्दी बताओ। कंप्लीट वालों पे लगेगा, जिन पे पूरा चैप्टर एप्लीकेबल हो। कब होगा पूरा चैप्टर एप्लीकेबल? पहले ही बता दिया था, एटलीस्ट 50%। अब उनके लिए ये प्रोविजंस है। क्या सारी फॉरेन कंपनीज को एप्लीकेबल होगा ये? नहीं, जिन पे पार्शियल एप्लीकेबिलिटी उन पे नहीं होगा। लेकिन जो एटलीस्ट 50% अगर इंडियन कंपनी या सिटीजन या कॉम्बिनेशन अगर होल्ड कर रहे हैं उसमें, तब उनके ऊपर पूरा ये चैप्टर लग जाएगा। अब उनकी बात हो रही, समझ में आ रहा है? चलो अब इसको देखते हैं। दीज आर द जनरल प्रोविजंस।
कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान देना है। प्रोस्पेक्टस का चैप्टर अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो सब लोग, अच्छा रहेगा समझने में, आपको बहुत तेजी समझ में आएगा। डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट देयर इन। कह रहा प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड एंड साइन। कह रहा नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग द सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कि ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, अगर वो इंडिया में कुछ सब्सक्राइब करने के लिए जो सिक्योरिटी इशू करेगी, कब कर सकती? जब तक कि वो क्या ना इशू कर दे, प्रोस्पेक्टस। क्लियर? वेदर कंपनी हैज और नॉट एस्टैब्लिश और वेयर विल बी नॉट एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अनलेस प्रोस्पेक्ट डेटेड एंड साइन। जब तक कि प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइन नहीं होगा, आप इशू नहीं कर सकते। कंटेन पर्टिकुलर विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स, नेमली क्या क्या? एक तो इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग या डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एमओए की बात कर रहा है, एओ एमओए की बात कर रहा है। इनएक्टमेंट प्रोविजन अंडर विच इनकॉर्पोरेशन वाज इफेक्टेड, कैसे इनकॉर्पोरेट हुई। एड्रेस कहां है इंडिया में, वेयर द सेड इंस्ट्रूमेंट इनेक्टेड कॉपीज ऑफ सेम नॉट इन, अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसमें किस में कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में। और क्या? द डेट ऑन विच द कंपनी वुड इनकॉर्पोरेट, कब इनकॉर्पोरेट हुई उस कंट्री में। वो कंपनी जो इंडिया में आज सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स आ रही है, वो अपनी कंट्री में इनकॉर्पोरेट कब हुई थी। वेदर द कंपनी हैज एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और अगर है तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कहां, उसका एड्रेस। ये सारी बातें आपको किसमें लिख के देनी होंगी? प्रोस्पेक्टस में बताना होगा। आप कह रहा है स्टेट, आपको याद है सेक्शन 20 से मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, क्या क्या था उसमें, क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस पे लिख के देते हैं हम लोग? हाँ, सेबी ने जो चीजें बताई हैं, हाँ ये सारी चीजें सेम वही एप्लीकेबल यहां भी हो जाएगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। कह रहा है ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ऊपर का, मतलब इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपनी, मतलब एमओए उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट, और इनएक्टमेंट प्रोविजन इनकॉर्पोरेशन, और लास्ट वाला कह रहा है एड्रेस प्रिंसिपल प्लेस। ये तीन बातें कह रहा है। above shall not apply in the case of prospectus issued more than 2 years after the date on which company is entitled to commence business। कि कंपनी अगर entitled to commence business उसके 2 साल बाद अगर इशू करना चाह रहा है, तब ये जरूरी नहीं है। नो वेवर इन द कंप्लायंसेस इन प्रोस्पेक्टस, कि अगर भैया आप सोचोगे कंप्लायंस जो प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस को इग्नोर कर दें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टू इशूड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। कह रहा है नो पर्सन शैल इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया एनी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी और इंटेंडेड एज अनलेस द इशूड प्रोस्पेक्टस। कट शॉर्ट, बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए आप किसी को अलॉट सिक्योरिटी नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि shall not apply to existing members of the debenture holders or prospectus or relating to security whether applicant issue will not have a right to renounce in favor of other। कह रहा है कि जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं या एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो आपने पढ़ा था क्या उनको भी हमें प्रोस्पेक्टस देना होगा अगर सेम टाइप का इशू करना चाह रहे हैं। पढ़ा था, एग्जेम्पशन थी वहां पे, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या लिखा हुआ था वहां पे? अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर को हम इश्यू करते हैं प्रोस्पेक्टस तो जरूरत नहीं है, या अंडर राइटर वाले केस में जरूरत, याद आ रहा है? उसी की बात करते, इनके में भी सेम। इसमें तो कुछ भी नहीं, सिंपल है सर। इसमें क्या याद करना है? आज पढ़ लिया ना आपने, दोबारा मत पढ़ना। एक्सपर्ट के कमेंट याद है आपको? एक्सपर्ट के कंसेंट की कुछ बातें जरा बताओ, क्या लिखा हुआ था वहां? प्रोस्पेक्टस के साथ एक्सपर्ट के जो कमेंट होते हैं, जो कंसेंट होती है, वो भी दी जाती है ताकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेवलप हो उस पर और ज्यादा। लेकिन कब हम उसके कमेंट को या उस पर कंसेंट को उसको ऐड नहीं कर सकते? कब? पहला उसने विड्रॉ, एक पॉइंट था उसने विड्रॉ कर लिया, और
फर्स्ट वाला क्या पॉइंट था? फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड, दी नहीं, और तीसरा विड्रॉ दिया था लेकिन विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल सही, वही पॉइंट है। कह रहा प्रोविजन ऑफ एक्सपर्ट कंसेंट, कह रहा नो पर्सन शेल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट टू बी इनकॉर्पोरेट इन आउटसाइड इंडिया वेदर कंपनी हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इफ वेयर द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड स्टेटमेंट purporting to be made by an expert, जैसे वहां एक्सपर्ट की डेफिनेशन पड़ी थी, has not given और has delivery of prospectus withdrawn और कंसेंट, वही सेम पॉइंट बोल रहा है कि अगर एक्सपर्ट की कंसेंट जो थी वो विड्रॉ कर ली एक्सपर्ट ने, या एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी नहीं, तो आप उसको इशू नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, दीज आर द टॉपिक्स टू रीड ओनली। ध्यान रखना, लिख लेना चाहिए आप, दीज आर द टॉपिक्स टू रीड ओनली। और इसको बेटर होगा जब आप दोबारा भी कभी जिंदगी में रिवाइज करने का मन करे पेपर से पहले, तो पूरी ऊर्जा इसमें मत झोंकना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। नहीं कहोगे सर मैं दिन रात इसको रट रही थी, आया कुछ नहीं। आपको क्या करना है, जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आप रिवाइज करके खत्म करोगे, सुनना ध्यान से सब लोग, मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूं आपको, आपका टाइम भी बचेगा और आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने दोबारा 10 मिनट देख लिया इसको। जैसे आपने आज चैप्टर, किसी ने चैप्टर खत्म किया प्रोस्पेक्टस का, ठीक है, क्योंकि सब तो करेंगे नहीं, किसी का नाम लिया इसलिए मैंने, कि प्रोस्पेक्टस का चैप्टर किसी ने खत्म किया, तो जैसे अब चैप्टर खत्म हो गया, आपने प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, क्लियर, रिवाइज हो रहा, कॉन्फिडेंस बढ़िया। फिर आपको क्या करना है, सिंपली एक बार इसको रीडिंग दे देना है, म्यूटैटिस म्यूटैंडिस, और पढ़ने के बाद यही बोलना म्यूटैटिस म्यूटैटिस म्यूटैंडिस, बस, क्लियर। और याद नहीं रखना, ध्यान रखना कुछ भी, क्योंकि याद रह जाएगा। अब मान लो पेपर पूछ लिया कि एक्सपर्ट की ये जो कंसेंट है, कौन से वो केसेस हैं जब हम ऐड नहीं कर सकते, पूरी क्लास बता देगी, भी मैं बता रहा हूं कब एक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की कंसेंट ऐड नहीं कर सकती। पहला, जब फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, दूसरा कंसेंट ना दी हो, तीसरा दी हो लेकिन विड्रॉ, बस वही वहां था वही यहां, हालांकि आएगा नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कह रहा नो पर्सन शैल इशू सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया नॉट इज प्लेस ऑफ अनलेस बिफोर द सर्कुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ अ कॉपी ऑफ देयर आर सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन। तब तक इशू नहीं कर सकते जब तक कि कौन सर्टिफाइड ना कर दे, कंपनी, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड टू अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग अप्रूव्ड द रेजोल्यूशंस ऑफ द मैनेजिंग बॉडी ड्यू रजिस्टर। यहां पे मैं अब लिख देता हूं ये लाइन, बस इतनी लाइन, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बताओ कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव। कि एक फॉरेन कंपनी है, वो सिक्योरिटीज इशू करना चाह रही है इंडिया में, ठीक, अब उसके लिए लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। फिर यही क्वेश्चन पूछा, प्रोस्पेक्टस से सिग्नेचर किसके होंगे, सर्टिफाइड कौन करेगा। ध्यान रखना, याद रख लेना इस बात को, सर्टिफाइड कौन करेगा फॉरेन कंपनी केस में, चेयरपर्सन, और ये क्या लिखा हुआ है, एंड टू अदर डायरेक्टर्स। बस यही एक पॉइंट याद रखना है आपको, और प्रेशर नहीं डालना है कि फॉरेन कंपनी का प्रोस्पेक्टस पे सर्टिफिकेशन पावर किसके पास है, चेयरपर्सन एंड टू अदर, बस यही एक लाइन याद रखना सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आगे कह रहे हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके जाएंगे। एनी कंसेंट, कट शॉर्ट एक लाइन में बोलूं, एक्सपर्ट की कंसेंट के डॉक्यूमेंट, क्या क्या बातें ऐड करके जाएंगे प्रोस्पेक्टस के साथ, एक्सपर्ट की कंसेंट। जाओ तुम भी क्या याद करोगे, पेपर का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन और फ्यूचर, ये वाला
इसको आज ही लर्न करना है। ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का आएगा। अकेले ये वाले प्रोविजन को याद करना है हमें अच्छे से। क्वेश्चन है कि फॉरेन कंपनी जब भी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी उसके साथ क्या क्या चीजें अटैच करके भेजेंगे। हाथ लाओ आगे जल्दी से। उसके साथ क्या क्या चीजें अटैच करके भेजेंगी। फॉरेन कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी तो उसके साथ क्या क्या अटैच करके भेजेंगी। पहला तो सबको याद रहेगा, छाप दोगे आप। पहला तो सबको याद ही रहेगा, ये तो कोई भूलेगा ही नहीं। एक्सपर्ट की कंसेंट, टिक। 5 पॉइंट्स लिखना है पेपर में। सेकंड, अब ध्यान सुनना, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट किसका? एमडी, मैनेजर। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, अगर नहीं है रिटर्न में तो ए मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर्स देयर ऑफ। सेकेंड पॉइंट समझ में आया क्या? सेकेंड कौन सी चीज अटैचमेंट जा रही प्रोस्पेक्टस के साथ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंट। अभी पढ़ लेते हैं फिर इसको कंसाइज वे में तैयार कर लेंगे। थर्ड, अगली कॉपी किसकी? ध्यान रखना ये लाइन, ये क्या लिखा हुआ है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, इंपॉर्टेंट जो बहुत मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स है। नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड कब किए उसने? इन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में जितने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं आपके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले नहीं, जो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट हो तो वो आपको अटैच करके इसको भेजना है। थर्ड, कोई भूलेगा ही नहीं। अगली कॉपी किसकी? कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और लास्ट, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइंड बाई और थ्रू ऑथोराइज एजेंट्स ऑफ अ। जादू देखोगे? देखना चाहोगे जादू? कितनी उंगलियां हैं? 10 है ना? गलत है, 8 उंगलियां हैं, 2 अंगूठे हैं। तालियां नहीं बजाते हो तुम लोग? अब ये जादू देखो, इसमें क्या होगा। 4 पॉइंट सिर्फ कॉपी से रिलेटेड है। कॉफी नहीं, कॉपी। हाँ। बताओ चारों, मैंने इतना हिंट दे दिया, 4 पॉइंट्स कॉपी से रिलेटेड। पहला कॉपी, किसकी कॉपी भेजोगे? कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। चलो जिस, देखो सुन लो, पेपर में ये कोई जरूरी नहीं जैसे जिस सीक्वेंस इंस्टीट्यूट ने लिखा उसी सीक्वेंस लिखना, जिसको जैसे याद आ जाए। हाँ, पहला कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, बहुत सही बोला आपने। लेकिन ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट आपने मेन लाइन नहीं बोली। प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, सॉरी। अब हुई पूरी बात, आईसीआई 0.5 उड़ा देता इस पे। सेकेंड, अगली कॉपी किसकी? कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। यस, मैनेजर। क्लियर? थर्ड कॉपी किसकी? अंडरराइटर। ठीक है। फोर्थ, लास्ट, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ एनी पर्सन इज ऑथोराइज बाय द अदर डायरेक्टर, एजेंट उसका। एक पॉइंट टॉप का तो कोई भूलेगा ही नहीं। याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ कितने लोगों को याद हो गया? याद हो गया? देख लेना, नहीं तो फिर यही गाना गाओगे, याद 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 बस याद रह जाती है। हाँ, और जिस बच्चे को उस समय याद नहीं आया, मेरा चेहरा तो जरूर दिखेगा उसको कि लड़का बात ठीक कह रहा था उस समय, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आया भी, कितना बढ़िया सर ने गेस किया था, क्वेश्चन भी आ गया पेपर में, वो भी 5 मार्क्स का, और वो भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में या 5 में क्वेश्चन मिलेगा आपको। कब में, कहां मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में। और फिर जब रिकॉल करोगे, क्योंकि पढ़े नहीं, मेरी बात को सिंसियरली लिया नहीं, तो उस गाने को फिर आगे क्या बढ़ाओगे? तू नहीं है, तेरी यादें सताती हैं, हाय याद 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 बस याद रह जाती है, फिर ये बोलोगे। और तब तक कोई फरिश्ता बगल में बैठा होगा आपके।
कॉपी ऑफ अंडर राइटर एग्रीमेंट, तुरंत समझ में आ रहा है। मेरा काम था बताना और पेपर में वो क्वेश्चन आना, एक इत्तेफाकी होगा सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ठीक। और वह डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बना देगा पेपर इंस्टीट्यूट तो मुझसे मिल लेना आके, इसे आत्मविश्वास समझना। अच्छा पैसे दोगे फिर आ जाएगा तो, किस चीज की? हाँ क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, क्वेश्चन तो जितने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा इसमें, उससे ना बने तो मुझसे मिलना आके। अब आपके पास वो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, वरना पिछले एक बैच में मैंने इस पॉइंट से बोला था क्वेश्चन बनेगा, तो क्लास में पता बच्चों ने क्या बोला था, अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो, इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस चैप्टर में, इससे क्या ही क्वेश्चन बन जाएगा इंडियन डिपॉजिट रिसीट से। और आजकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, सारी कंपनीज नहीं करती आईडीआर इशू इंडिया के। मैंने कहा बारी आपकी भी आएगी, मैं कुछ नहीं बोला। और सेम टू सेम यही लाइन इंस्टीट्यूट ने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव में। पढ़ो जरा ये लाइन पढ़ो, आईडीआर। आप जीडीआर जानते हो ना? जीडीआर क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। एग्जांपल के साथ बता दिया था आपको। कोई इंडियन कंपनी अगर फंड रेजिंग करना चाहती है बाहर, उन इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स देना चाहती है, लेट से रिलायंस टाटा जो भी है, इन्हीं दो का नाम पता नहीं क्यों बार बार आता है, हाँ ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया है, तीसरा नाम ही नहीं आता, टीसीएस रिलायंस, टीसीएस रिलायंस। तो अगर इशू करना चाहती तो जीडीआर इशू करेंगी, और अगर टेस्ला इंडिया में इशू करना चाहे तो आईडीआर। ठीक, क्लियर? तो ध्यान से सुनना, आईडीआर की डेफिनेशन क्या, वहां आपने जीडीआर डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये क्या है आईडीआर डेफिनेशन। देखो, एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट कर रहा है इसको? डोमेस्टिक। वहां क्या लिखा हुआ था? अरे वाह, क्या म्यूटेटिस म्यूटेंडिस है, इन इंडिया। लेकिन ऑथोराइज किसने किया है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, टेस्ला, इश्यू ऑफ सच डिपॉजिट। वहां क्या लिखा हुआ था? ऑथोराइज बाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। जब जीडीआर के केस में यहां क्या लिखा हुआ था? इन इंडिया। आईडीआर केस में क्या लिखा हुआ है? याद 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 बस याद रह जाती है। कितने सेकंड्स लगेंगे आपको आंसर देने में इसको? आपको पता, जब अब आंसर दिया इंडिया ने, उसमें 90% बच्चों ने जीडीआर चुना है। क्या चुना है? जीडीआर, जिसपे इंस्टीट्यूट खुश हुआ क्योंकि उसको कितने नंबर खाने को मौका मिला। चलो तो आए, कम से कम 30 नहीं गए इसके, 90% बच्चों के 2 मार्क्स गए, बचे 10% समझदार बच्चे। समझदार थे, उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। सर ने बोला है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं आंख बंद करके बस जीडीआर लगा दो, पढ़ तो लो। मान लिया मैंने जीडीआर पढ़ाया वहां, लेकिन मैं आईडीआर भी तो पढ़ा रहा हूं। अच्छा, जब मैं जीडीआर पढ़ा रहा था तो मैं आईडीआर जीडीआर दोनों में मैं इन्हीं बात पे फोकस ज्यादा कर रहा था उस समय भी। वहां क्रिएट कौन कर रहा है? फॉरेन।
और यहां कौन क्रिएट कर रहा है? इंडियन, क्योंकि इंडिया में इशू करना है। लेकिन ऑथराइज कौन कर रहा है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, टेस्ला। और जीडीआर में कौन ऑथराइज कर रहा था? समझ में आ रहा है? टफ था क्वेश्चन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो क्यों गलत कर दिया इन बच्चों ने? पागल थे? अरे ऐसा मत करो कहीं आ जाए क्लास में ही। इंडियन, अगर टेस्ला को कल को यहां इश्यू करके पैसा रेज करना, फंड रेजिंग करनी है तो वो भी कर सकती, बस आईडीआर इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आपको इशू करना पड़ेगा। रूल्स गवर्नमेंट ने बना रखा है। ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिट, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में, मैनर जो गवर्नमेंट बताए, और सेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन आईडीआर का हो सकता है, इनकॉर्पोरेट इंडिया, और कुछ याद नहीं रखना है। और एक बात जो मैंने बोली थी लेकिन अभी पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने, कभी ना कभी किसी अटेम्प्ट में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ये कोई लॉ का क्वेश्चन नहीं, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जीके टाइप क्वेश्चन। तभी इंस्टीट्यूट को मन किया कि जीके वाला क्वेश्चन पूछना है। कौन सा क्वेश्चन? जीके वाला। तो ये जीके वाला क्वेश्चन है। बताओ जीके वाला है कि नहीं? पढ़ के बताओ पहले सब लोग। क्या आपको ये जीके लग रहा है? कोई लॉ का कंप्लायंस लग रहा है क्या? क्या ये लॉ का कंप्लायंस है? ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूट मान लो तुम्हारा जीना दुश्वार कर रहा है अगर, तो जीके टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और फिर ये पूछेगा, और फिर कहेगा मैंने तो बॉक्स में दिया था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? क्या वो पहली ग्लोबल कंपनी कौन है पूरे वर्ल्ड में जिसने इंडिया में फर्स्ट टाइम जीडी आईडीआर इशू किया था? कमान चार्टर्ड, कौन सी कंपनी है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नाम सुना है आपने? बैंक्स है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुना है नाम? नाम ही नहीं सुना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। चार्टर्ड होके भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात। चलो आज सुन लो, अगर जीके में कभी क्वेश्चन आ जाए, कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, उसमें आ गया कि सबसे पहले आईडीआर इंडिया में किस कंपनी ने इशू किया था, बस कब किया था? 2010, बस इतना ही। क्लियर? ये जीके वाला याद रखना। और इसमें बस इतना याद रखना, सुनना चाहोगे? जो भी फॉरेन कंपनीज होंगी उनको चैप्टर 15 भी फॉलो करना पड़ेगा। म्यूटेटिस, चैप्टर 15 किसका? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन अगर होता है तो वो सारे प्रोविजंस ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 34, 35, 36 याद आ रहा है? सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, और अगर फ्रॉड करके किसी से पैसा इन्वेस्ट करवा लिया और सजा क्या थी? फ्रॉड करके, याद आ रहा है? 447 अट्रैक्ट करेगा। क्रिमिनल लायबिलिटी 447, सिविल लायबिलिटी में कॉम्पनसेशन, वो भी यहां एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम आईडीआर वाले केस में, प्रोस्पेक्टस वाले केस। समझ में आ रहा है? म्यूटेटिस, म्यूटेटिस। अब यहां पे पूरी क्लास जितना फोकस आज किया है, बस ये फोकस कर लो और यही क्लास खत्म होने वाली है। खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए तुम्हारे दिल में। लेकिन और जिसने अब ये ध्यान से नहीं सुना, मैं यहां पे दिमाग बना देता हूं पहले सबका। ठीक है? ये क्या है? ये है दिमाग। इसको दिमाग समझे थोड़ी देर के लिए, दिमाग ना लगाए। सुनो, कभी अगर क्वेश्चन बनाना हुआ इंस्टीट्यूट को, बढ़िया क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कम से कम 1 पेज का। कितने का? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? बन सकता है। मैं कल सबको गिफ्ट करूंगा। मैं कल खुद बना के एक क्वेश्चन, खुद ना कभी देखा होगा और ना तो सुना होगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन इस पे मैं बनाऊंगा, और 1 पेज का। कितने का? वड्डा वड्डा क्वेश्चन, इसी कंबाइन करके प्रोविजंस को, और सबको मैं भेजूंगा और उसको सॉल्व करना है। करोगे कि नहीं? जल्दी बताओ, डरना नहीं। बस क्या? बस ये कहना ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका मतलब यही सोच लेना। उससे टफेस्ट क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि बनाएंगे तो इंसान ही। सेक्शन 92
रीड विथ सेक्शन 393। आपको कुछ याद आया? 392, 393 क्या सब पे एप्लीकेबल होगा? क्लियर? अब पूरा ध्यान समझने में लगाना है, याद करना तरीका वो सब मैं करवा दूंगा। आपको पूरी फोकस, अपनी पूरी एनर्जी समझने में लगानी है सेक्शन 392, क्योंकि मैंडेटरी है दोनों के लिए। जिनके ऊपर पार्शियल एप्लीकेबल होगा ये प्रोविजन, उनके ऊपर भी दोनों लगेंगे सेक्शन, जिनके ऊपर कंप्लीट, उन पे तो हो ही। क्लियर? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन कह रहा विदाउट द प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391। व्हाट इज 391? दिस वन। मतलब इसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे, इसमें जो सजा होगी वो बरकरार रहेगी। मतलब समझो, उस लाइन को भी मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो लाइन है, दिस वन, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391, कट शॉर्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391। मतलब 34, 35, 36 के जो प्रोविजन है, पेनल्टी प्रोविजन, और वो तो चलेंगे ही चलेंगे, उनको तो ध्यान में रखना ही है, उसको रिस्पेक्ट देना उस सेक्शन को। अब आगे सुनो, फिर आगे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है। इफ अ फॉरेन कंपनी contravenes the provision of chapter 22, what is chapter 22? मतलब क्या कहना चाह रहा है? 379 से लेके इतनी बात समझ में आ रही? चैप्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक टॉपिक, जस्ट लाइक ऑडिटर्स चैप्टर 10 एंड फॉरेन कंपनीज चैप्टर 22। तो कह रहा है, इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर 22 of the Companies Act, the foreign company shall punishable with fine, which shall not be less than, cut short, आप ऐसे याद रखो, at least 1 lakh rupees, but which may extend to 3 lakh rupees. In case of continuing default, you are not filing the financial statements within the time limit, you are not filing the annual returns within the time limit, FC4 याद आ रहा है? ओके, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है, अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, फर्दर एडिशनल फाइन। अब मेरा तो दिल यहीं टूट गया था, दिल तोड़ देता हूं, यहां दिल तोड़ दिया, जाओ, तोड़ दिया दिल, जाओ, दिल टूट गया, यहां दिल टूट गया। क्यों दिल तोड़ा? क्योंकि मैंने जहां जहां एडिशनल पेनल्टीज पड़ी थी, कभी 100 रुपए पड़ी थी, कभी पर डे के हिसाब से, कभी 500 रुपए पड़ी थी, कभी 1000। लेकिन यहां देखो, आंखें खोल लेना सब लोग ऐसे, कितनी? विच मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज एडिशनल फाइन, विच मे एक्सटेंड टू 50,000 rupees for, ओ बाबा, एडिशनल फाइन कितना कंटिन्यू डिफॉल्ट पे जा सकता है? लमसम या एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डिफॉल्ट contravention, and every officer of the foreign company who is in default shall be punishable, which shall not be less than 25,000, but which may extend to, अरे बाबा, ये क्या हो गया? ध्यान से सुनना, पहले मैं इधर कंपनी की बात कर लेता हूं। कंपनी को लॉ ने क्या बोला कि तैयार रहो, चैप्टर 22 खूब तोड़ा तुमने, चैप्टर 22 स्वागत करो जहापना, तोहफा कबूल करो, जल्दी बताओ क्या था तोहफा? कंपनी को क्या तोहफा दिया गया, जल्दी बताओ कितना? 1 लाख एटलीस्ट, और मैक्सिमम कितना एक्सटेंड हो सकता है? एडिशनल फाइन कितना है? विच मे एक्सटेंड टू, समझ में आ रहा है? 50,000 तक एवरी डे, जब तक कंटिन्यू। और आपको क्या मिला है? तोहफा लाया। क्या है तोहफा? आपके ऊपर कितना लग रहा है? एटलीस्ट 25,000, बट बहुत अच्छी किस्मत रही तो
विच मे एक्सटेंड टू 5 lakhs। क्लियर? आगे सुनो, इन्होंने उसी बात को सम अप कर दिया। क्या कर दिया? सम अप। फाइन कितना? 1 लाख 3 लाख, और अगर एडिशनल फाइन 50,000 पर डे, जब तक कि वो होता रहे। और आपके ऊपर कितना? 25, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। फाइन याद रहेगा? याद रहेगा? सीआई में बनाओगे, चार्ट बनाओगे? सेक्शन 392 कैसे कन्वर्ट हो रहा बताओ जल्दी से। एक तीर निकला, वो किसके सीने पे लगा? कंपनी के सीने पे। दूसरा तीर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी के सीने पे जो तीर लगा, उस तीर को दोबारा कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? एक साइड क्या लिखोगे? एटलीस्ट 1 लाख मिनिमम, विच में एक्सटेंड टू मिनिमम मैक्सिमम एडिशनल। मिनिमम मैक्सिमम एडिशनल। लेकिन एक सेकेंड, मिनिमम एडिशनल और मैक्सिमम, मैम मिनिमम एडिशनल और मैक्सिमम मैम। या अगर कोई एमएमए फाइटर बैठा है क्लास में तो उसके लिए एमएमए मिनिमम मैक्सिमम ए से एडिशनल। मिनिमम कितना? मैक्सिमम कितना? किस्मत अच्छी रही तो एडिशनल पर डे। ठीक। अच्छा, आपको मिनिमम 25, मैक्सिमम, वाह लाइव चार्ट बन रहा है, गजब, क्या जमाना आ गया। अब ध्यान से सुनो, इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा, इसी से कनेक्ट करके बढ़िया क्वेश्चन। कट शॉर्ट ये पूरा प्रोविजन इस पे है कि आज एक फॉरेन कंपनी है, उसने, लॉ ने सजा दी है इनको, ध्यान सुनना, लॉ ने इनको सजा दी है। इससे किसी भी अटेम्प्ट में आप पेपर देखोगे, पेपर में क्वेश्चन इससे आएगा, किसी भी अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और जब भी आएगा तो मैं दावे से बोल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? केस स्टडी। पहले इसकी थीम समझ लो, आपको समझने में बहुत आसानी लगेगा, अगला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 3-4 मिनट में ही लास्ट। बस इतनी सी बात है कि लॉ ने सजा दी है फॉरेन कंपनीज को कि अगर तुमने चैप्टर 22 को कंप्लाई नहीं किया ना, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में तुमने कर रखे हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, इंडियन पार्टी तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर लेगी, इफेक्टिव रहेगा, लेकिन तुम स्यू नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ो और बेटर रहेगा, ताकि चाहती है गवर्नमेंट कि तुम कंप्लाई करो। कौन से चैप्टर का? 22। कह रहा है एनी फेलियर बाय द कंपनी टू कंप्लाई विद द कंपनी, मतलब यहां पे क्या? फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाली। कह रहा है एनी फेलियर बाय द फॉरेन कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 of the companies that shall not affect the validity of any contract dealing with on transaction entered into by the company or its liability to be sued in respect of thereof. However, the company shall not be entitled to bring any suit. ये बताओ, ये कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है, बैड न्यूज है? ये लाइन, कंपनी shall not be entitled to bring any suit or any claim, any set off, क्लेम एनी सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब यस, किसी थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट अगर लेना है किसको? कंपनी को, तो वो एडजस्ट नहीं कर सकती, ना ही कोई काउंटर क्लेम कर सकती है, और इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई लीगल केस फाइल कर सकती है कंपनी डीलिंग विद और ट्रांजेक्शन अंटिल द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22। समझ में आ रहा है क्या ये बात बोल रहा है? क्या नुकसान है कंपनीज? अगर फॉरेन कंपनीज चैप्टर, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फॉरेन कंपनीज अगर चैप्टर 22 कंप्लाई ना करें तो उसको 2 डिमेरिट्स क्या झेलनी पड़ेंगी, क्या नुकसान झेलना पड़ेगा? पहला तो पेनल्टी वाला प्रोविजन था 92 में, वो तो देख ही लिया। उसके अलावा बताओ जिससे असली प्रॉब्लम होगी कंपनीज को, केस फाइल नहीं कर सकती, ना ही कोई क्लेम काउंटर क्लेम कर सकती, ना ही कोई सेट ऑफ कर सकती है, और ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती। ये मेरिट है डिमेरिट हो गई?
क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने ऐसा, लॉ मेकर्स ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आपको भी ये भी पता है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को पेनल्टी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैनेज कर लेंगे, बट यहां असली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये जैसे कई बार होता ना, बोला जाता है कि प्रोविजन से डर नहीं लगता, हाँ पेनल्टी से डर लगता है। तो ऐसे यहां यह हाल है कि ये तो दे देंगे, लेकिन लॉ ने कहा कोई बात नहीं, ये दे दोगे ना, इससे तुम्हें हम इंपैक्ट डालेंगे तुम्हारे ऊपर कि मत कराओ, तुम मत फॉलो करो सेक्शन चैप्टर 22। ना तो तुम किसी को स्यू कर सकते हो, ना ही कोई काउंटर क्लेम कर सकते हो, ना ही कोई सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, और ना ही कोई लीगल। अब एक क्वेश्चन देखता हूं, ये कौन बता पाता इसी में, क्या थर्ड पार्टी केस कर सकती है इनके ऊपर? अरे वाह, गजब, एक सुर में आंसर आया, बिल्कुल सही। तो यही तो असली तकलीफ देगी कि वो केस कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर इन्होंने कंप्लाई कर लिया, अब ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा इसको और इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन करके बनाऊंगा, ध्यान रखना। क्लियर? बस, और तो कुछ है नहीं, और एक सेक्शन और है, इसमें कुछ है ही नहीं। Action for improper use or description of foreign company. It is any person trade and carry on business manner name description foreign company registered under the, मतलब improper तरीके से आप फॉरेन कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकते, जो है वही रहेगा, तभी तो डिस्प्ले वाली बात बोली गई है। Exemption under this section. Central government may by notification exempt any classes of companies को, किस फॉरेन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्लासेस ऑफ कंपनी को एग्जेम्पशन दे सकती है इस चैप्टर में। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर नॉट एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस। कट शॉर्ट एक बात याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को चैप्टर 22 ना अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन दे सकती है अगर चाहे तो। बट ऐसी कंपनीज कहां काम करती होंगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडिया में आके काम करें, या इंटरनेशनल आईएफएससी सेंटर, याद है आईएफएससी पब्लिक कंपनी सुनते थे आप, आईएफएससी मतलब जहां पे अगर कोई काम कर रहा है वो स्पेसिफिक, जैसे गिफ्ट सिटी गुजरात, तो वहां पे जैसे कोई एरिया है तो वहां पे अगर काम करोगे तो ऐसा माना जाएगा फॉरेन में काम कर रहे हो आप। तो अगर यहां पे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, तो अगर आप ये दो केसेस में स्पेशल इकोनॉमिक या इंटरनेशनल आईएफएससी सेंटर में, तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, अदरवाइज और किसी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चंस करके आना अगली क्लास में, सब लोग जो बुक के पीछे के जितने क्वेश्चंस हैं सब ट्राई करना, फिर अगली क्लास में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लूंगा। क्लियर है? सबको तैयार हो गया? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? ठीक है, रिवाइज कर लेना सारे सेक्शन। सेक्शन 379, 380, 81, 379 एप्लीकेबिलिटी, 380 डॉक्यूमेंटेशन, 381 381, 382, 383 गायब। फीस याद आ रहा है? ये सारे प्रोविजंस थे। डिस्प्ले याद आ रहा है? हाँ, कर लेना रिवाइज। बैग पैक, झोला पैक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज कर लेना।